हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल मेंटोर। आज की वीडियो थोड़ी अलग रहने वाली है। वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द कंप्लीट आंसर्स ऑफ दीज टॉपर्स। वी आर ओनली गोइंग टू एनालाइज इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आंसर्स बाय दीज टॉपर्स। इफ यू आर अ बिगनर, आपने आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट करी है, और इफ यू हैव डाउट कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, हाउ इंट्रोडक्शन शुड एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कितने टाइप्स के इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं, इंट्रोडक्शन कितना बड़ा लिखना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इंट्रोडक्शन में, ये सब हम आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे। अब बिफोर रीडिंग देयर आंसर्स, पहले इन दोनों टॉपर्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं। श्रुति शर्मा, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू कॉल मिस किया था बाय ओनली 1 मार्क। हुआ ये था कि इनका इंग्लिश मीडियम था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट और प्रॉब्लम इनके पेपर का मीडियम हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये अपना बेस्ट नहीं दे पाई and she was not able to qualify means. But next year in 2021 इन्होंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया and she secured all India rank 1. On the other hand, इशिता किशोर ने भी all India rank 1 secure करी थी in 2022. In her first 2 attempts she failed to qualify prelims और थर्ड अटेम्प्ट में डायरेक्टली रैंक 1। अगर दोनों के मेंस के मार्क्स कंपेयर करें तो मेंस में श्रुति शर्मा को 932 मार्क्स मिले और इशिता किशोर को 901। श्रुति शर्मा का ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री और इशिता किशोर का PSIR। अब इनकी मार्कशीट देख लेते हैं एक बार। देखो, आज हम जो आंसर्स एनालाइज करने वाले हैं वो है जीएस पेपर 2 के आंसर्स। तो जीएस पेपर 2 में श्रुति शर्मा को 128 मार्क्स मिले और इशिता किशोर को 130, और जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए काफी अच्छे मार्क्स हैं। श्रुति शर्मा ने ये आंसर्स लिखे थे इन दिसंबर 2021, क्योंकि 2021 का मेंस पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो जनवरी में हुआ था मेंस और जनवरी से जस्ट एक महीने पहले दिसंबर में इन्होंने ये आंसर्स लिखे। सिमिलरली इशिता किशोर ने भी अगस्त में ये आंसर्स लिखे थे और मेंस कंडक्ट हुआ था सितंबर 2022। नाउ अब पहले हम श्रुति शर्मा का आंसर रीड करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नेसेसरी है ही, बट और भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो व्हाट आर दीज? अब देखो, इंट्रोडक्शन में लिखती है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड with 1.2 billion population engaging in the largest free and fair elections conducted by Independent Election Commission, Article 324। मतलब इन्होंने यहाँ पे एक फैक्चुअल डेटा दिया है, इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताया है, इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है ये बताया इलेक्शन कमीशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 कोट किया है। सिंपल एंड ईजी। अब क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेसेसरी है, और इस स्टेटमेंट को एड्रेस करते हुए यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन के 3 पॉइंट्स लिखे हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन सफिशिएंट नहीं है, सो शी कंटिन्यूज टू राइट हाउएवर इट इज नॉट इनफ। और फिर ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एक हेडिंग डाल के इसके पॉइंट्स लिखती हैं, जो कि बॉडी का पार्ट है। सो दिस इज हाउ शी एड्रेसेस द क्वेश्चन ब्यूटिफुली इन हर इंट्रोडक्शन। अब इशिता किशोर का भी एक इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने चाहिए? डू वी नीड टू रिविजिट इट? डिस्कस विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। द 7th शेड्यूल इज अ फेडरल एक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that envisages 3 लिस्ट फॉर स्मूथ गवर्नेंस। तो इन्होंने 7th शेड्यूल की इंपॉर्टेंस बताते हुए इसको एक फेडरल एक्सेस बताया है, और 7th शेड्यूल का रोल क्या है? स्मूथ गवर्नेंस। फ्लो चार्ट की फॉर्म में इन्होंने 3 लिस्ट बनाई है जो कि 7th शेड्यूल में होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट काफी बड़ी है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। उसके बाद नीड टू रिविजिट द 7th शेड्यूल, ये बॉडी का पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। यू डोंट नीड टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, कीप इट शॉर्ट बट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन श्रुति शर्मा का। यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करी है, उसकी नीड क्या है और उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। द नीड ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वॉज हाईलाइटेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन एज अ मेजर टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अक्रॉस द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्यों जरूरी है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो इस पॉइंट को इन्होंने वैलिडेट किया है बाय फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट, और उसका रीजन दिया है टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अक्रॉस सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को रीड करके समझ आए कि आपको इस टॉपिक की नॉलेज है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं इशिता किशोर का। दिस इज अबाउट ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसके एडवांटेजेस बताने और इसके चैलेंजेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले ये बताया ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ वाइड एरिया दैट कंपासेस। तो इसमें 3 एरियाज आते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में।
लीगल रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एमिकेबल रेजोल्यूशन विया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जैसे कि एआई, बिग डेटा। तो देखो इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है। रादर इनका अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल है कि ये 3 मेथड्स होते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, और उनके कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। सो दिस इज अ बेटर अप्रोच देन जस्ट डिफाइनिंग द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, now this question is regarding judicial review, and in this context we have to talk about judicial activism and judicial overreach. अब इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से की है। These article, among others, provide the judiciary with the power to uphold constitutionalism by checking arbitrary power of the executive through the mechanism of judicial review, also a part of basic structure. अब इन्होंने एक छोटे से पैराग्राफ में पूरे इसको समराइज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल भी कोट कर दिया है। अब देखो इस तरह के कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ऐड कीवर्ड्स टू योर इंट्रोडक्शन एज वेल एज अंडरलाइन देम। नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिवीजन ऑफ पावर, कि सेंटर स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर है बट स्टिल देयर आर सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। डिस्कस विद एग्जांपल्स। द फेडरल नेचर ऑफ इंडिया इज एग्जिबिटेड बाय आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन दीज यूनिट्स इज कॉमन। तो इंडिया कैसा एक फेडरल नेचर का स्टेट है। आर्टिकल 1 को इन्होंने वर्ड बाय वर्ड एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने देखो मैकेनिज्म भी बताया टू एड्रेस दिस डिस्प्यूट बिटवीन दीज। तो डिस्प्यूट्स तो हैं बट उसके लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म भी है टू डील विद दिस डिस्प्यूट्स। Next question. The rise of NGOs reflect the failure of Indian state and markets to usher in equitable development and economic redistribution. Examine. So this question is about NGOs. Now, the World Bank defines NGO as a private organization working to bring economic, social and cultural benefits to the people without desire for profit. अब इसके नीचे उन्होंने एक डायग्राम बनाया है पब्लिक सर्विस, और उसके 3 पिलर्स बताए हैं, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड एनजीओस, मार्केट. The above these are simultaneously actors of good governance. Now this line explains this diagram. तो हमेशा याद रखो जब भी आप डेफिनेशन दे रहे हो तो कोई रैंडम डेफिनेशन मत दो, इट शुड बी बैक्ड बाय अथॉरिटी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन दी है। Now this question is about मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. ठीक है, ये एक एक्ट आया था 2017 में, बट इसमें कुछ इश्यूज थे तो वो डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ कंसर्न। कंप्लीटली फैक्चुअल। और इसके बाद इन्होंने बॉडी पार्ट स्टार्ट कर दिया है। इवन दिस मच इंट्रोडक्शन इज इनफ फॉर अ 10 मार्कर क्वेश्चन। द ओनली पॉइंट इज जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिख रहे हो वो रेलिवेंट होनी चाहिए, शुड बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अब आपको आंसर राइटिंग एनालिसिस पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, so there is a right to rank program on our Telegram channel where I post important mains related questions. It's a completely free initiative, so you can join the program and make a habit of daily writing one answer to improve your writing skills. Telegram channel का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।